मैं गजाला अक़दस आप सभी के पास लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। जीवन परिचय। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। लेखन नाम मुंशी प्रेमचंद था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लमरी गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय था। वह लमरी गांव के डाकघर में क्लर्क थे। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उनका आरंभिक शिक्षा फारसी हुई। उनका 15 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। वो इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। उनकी 3 संतान थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। उन्होंने पहले उर्दू और हिंदी शिक्षा प्राप्त की, बाद में अंग्रेजी सीखा। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह शिक्षक बने और बाद में शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर भी रहे। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी और साहित्य लेखन में सक्रिय हो गए। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। उनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य के महानतम उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में हुई। साहित्यिक जीवन। शुरू में वह नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उनकी किताब सोज़े वतन पर प्रतिबंध लगा दिया। तब उन्होंने प्रेमचंद नाम अपनाया। प्रेमचंद ने 1907 में उर्दू में असरारे माबिद नामक उपन्यास लिखा, जो देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी में भी प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने हंस, मर्यादा, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया और जागरण नामक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने मंगलसूत्र नामक उपन्यास अधूरा छोड़ा, जिसे उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण मिलता है, विशेषकर किसानों और गरीबों की दुर्दशा का। उन्हें उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने लगभग 300 कहानियां और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख कृतियों में गोदान, गमन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम शामिल हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां पूस की रात, ईदगाह, कफन, दो बैलों की कथा है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के मुद्दों को अपनी कहानियों और उपन्यासों में चित्रित किया। भाषा शैली। उनकी भाषा में कठिन संस्कृत शब्द या भारी भरकम उर्दू शब्द नहीं होते हैं। प्रेमचंद की भाषा शैली सरल, सहज और पात्रों के अनुकूल होती है। उनकी भाषा में विविधता है, जिसमें वर्णनात्मकता, संवादात्मकता, चित्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता और भावात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी खूबसूरती से प्रयोग किया है। विशेषताएं। प्रेमचंद की प्रमुख विशेषताओं में यथार्थवाद, सामाजिक चेतना और भाषा की सरलता शामिल है। उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों, मजदूरों और निम्न वर्ग के जीवन को चित्रित किया और सामाजिक समस्याओं जैसे कि गरीबी, दहेज और बेमेल विवाह पर प्रकाश डाला। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में नारी पात्रों को सशक्त रूप से चित्रित किया और उनकी सम्मान और अधिकारों की बात की।
मुंशी प्रेमचंद के 5 प्रमुख उपन्यास गोदान, गमन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। गोदान की बात करें हम तो गोदान ग्रामीण जीवन, किसानों की दुर्दशा, सामाजिक असमानता, शोषण को दर्शाता है। इसके मुख्य पात्र होरी, गरीब किसान, मेहनती, ईमानदार लेकिन कर्ज में डूबा हुआ। धनिया, होरी की पत्नी जो मजबूत और संघर्षशील है। गोबर, होरी का बेटा जो आधुनिक विचारों वाला है। जुनिया, गोबर की प्रेमिका बाद में पत्नी बनी। राय साहब, मिसमालती और खन्ना अन्य शहर के पात्र हैं। होरी एक साधारण किसान है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि मरने से पहले वह एक गाय पाले और गोदान करके पुण्य कमाए। वह ईमानदार है लेकिन साहूकार, जमींदारों और कानूनी जाल में फंसकर कर्ज के बोझ में दब जाता है। बेटा गोबर गांव छोड़कर शहर चला जाता है क्योंकि वह गांव के अन्याय और जातिगत बंधनों से तंग है। होरी गोबर और झुनिया के रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है लेकिन समाज का दबाव अलग ही परेशानी खड़ी करता है। शहर के पात्रों की कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद ने शहरी बनाम ग्रामीण जीवन और वर्ग संघर्ष भी दिखाया है। अंत में होरी बीमार होकर मर जाता है बिना गाय खरीदे और गोदान किए। उसकी पत्नी धनिया मरते समय उसके हाथ में कुछ पैसे रख देती है ताकि उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके। गमन, गमन दिखावे की आदत, लालच, ईमानदारी, नैतिक संघर्ष का चित्रण है। इसके मुख्य पात्र रमानाथ रामू, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला युवक। जालपा, रमानाथ की पत्नी, गहने और अच्छे जीवन की चाह रखने वाली। जलेबी लाल, रमानाथ का मित्र जो उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। शिवलाल, रमानाथ का ससुर। रमानाथ एक छोटे पद पर सरकारी कर्मचारी है। उसकी पत्नी जालपा सुंदर, पढ़ी लिखी और गहनों की शौकीन है। शादी के समय उसे उम्मीद से कम गहने मिले जिससे उसके मन में कमी का भाव रह गया। जालपा बार बार रमानाथ को गहने दिलाने के लिए प्रेरित करती है। रमानाथ अपनी आय से अधिक खर्च करने लगता है और गलत संगत में पड़ जाता है। एक दिन दफ्तर के पैसे उसके पास आते हैं और वह आर्थिक दबाव में आकर गमन कर लेता है। पकड़े जाने का डर उसे भागने पर मजबूर करता है। अंत में जालपा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गहनों के लालच ने रमानाथ को गलत राह पर धकेला। कहानी का अंत पश्चाताप, नैतिक शिक्षा और आत्मचिंतन के साथ होता है। गमन, निर्मला, निर्मला दहेज प्रथा, अविश्वास, स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। इसमें मुख्य पात्र निर्मला, सुंदर, संस्कारी लेकिन दुर्भाग्य की शिकार युवती है। एक 15 वर्षीय लड़की जिसकी शादी तोताराम से हुई उससे 20 साल बड़ा है। तोताराम 35 साल की निर्मला के पति तोताराम वकील हैं। मनसाराम तोताराम की पहली पत्नी से सबसे बड़ा बेटा था। उस पर निर्मला के साथ संबंध होने का संदेह था और उसे घर से निकालकर छात्रावास में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया जहां अंत में मृत्यु हो गई। जियाराम तोताराम की पहली पत्नी से दूसरा बेटा, वह अपने बड़े भाई की मौत के लिए अपने पिता को जिम्मेदार ठहराता है और निर्मला के गहने लेकर घर से भाग जाता है। अंततः वह आत्महत्या कर लेता है। सियाराम तोताराम की पहली पत्नी से दूसरा पुत्र उसे एक झूठे संत द्वारा
उसके पिता के घर से बहला फुसलाकर भगा दिया जाता है। आशा तोताराम और निर्मला की बेटी, रुक्मणी तोताराम की विधवा बहन, कृष्णा निर्मला की छोटी बहन। निर्मला की शादी एक डॉक्टर से तय होती है, लेकिन दहेज में कमी के कारण रिश्ता टूट जाता है। मजबूरी में उसकी शादी उससे काफी बड़े उम्र के वकील तोताराम से कर दी जाती है, जिनके पहले विवाह से बड़े बेटे भी हैं। उम्र में इतना अंतर होने के कारण पति पत्नी के बीच भावात्मक दूरी रहती है। तोताराम को धीरे धीरे यह शक होने लगता है कि निर्मला और उनके बेटे मनसाराम के बीच अनुचित संबंध है। इस शक के कारण वह मनसाराम को घर से दूर भेज देता है। मानसिक तनाव और दुख से मनसाराम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी पारिवारिक अशांति, बीमारी और दुखों का सिलसिला चलता है। अंत में निर्मला भी बीमारी और मानसिक आघात से मर जाती है। कर्मभूमि। कर्मभूमि सत्य, अहिंसा, सेवा और सामाजिक जागरूकता पर आधारित है। इसके मुख्य पात्र हैं अमरकांत, नायक आदर्शवादी युवक, सुखदा, अमरकांत की पत्नी, शुरू में विलासी पर बाद में सेवा भाव अपनाती है। सकीना, एक और महिला पात्र जो अमर के विचारों से प्रभावित है। अमरकांत एक आदर्शवादी युवक है जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है और समाज की सेवा में विश्वास करता है। उसका विवाह सुखदा से होता है जो अमीर घर की है और आरामदायक जीवन जीने की आदी है। विचारों में असमानता के कारण पति पत्नी के बीच दूरी आ जाती है। अमरकांत गांव जाकर किसानों की समस्याओं को हल करने और उन्हें जागरूक करने में जुट जाता है। इस बीच सुखदा धीरे धीरे अमरकांत के विचारों को समझने लगती है और सेवा के मार्ग पर चल पड़ती है। कहानी में सत्याग्रह, किसान आंदोलनों, छुआछूत के खिलाफ अभियान और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रसंग आते हैं। अंत में अमरकांत और सुखदा दोनों मिलकर समाज सुधार और सेवा को ही अपना कर्मभूमि बना लेते हैं। रंगभूमि। रंगभूमि ग्रामीण जीवन, औद्योगिकरण, किसान संघर्ष, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में है। इसके मुख्य पात्र सूरदास, अंधा लेकिन न्यायप्रिय और साहसी किसान, जॉन सेवक, अंग्रेज व्यापारी जो कारखाना लगाना चाहता है, कुंदन लाल, स्वदेशी विचारों वाला युवक, सोफिया, जॉन सेवक की बेटी जो भारतीय संस्कृति और न्याय के पक्ष में है। सूरदास एक अंधा किसान है जो अपनी जमीन पर खेती करता है और गांव में सबका सम्मान पाता है। अंग्रेज व्यापार, जॉन सेवक गांव में एक कारखाना लगाना चाहता है जिसके लिए सूरदास की जमीन चाहिए। सूरदास जमीन खरीदने से इनकार करता है क्योंकि वह मानता है कि इससे गांव की खेती और जीवन नष्ट हो जाएगा। अंग्रेज और उसके समर्थक कानूनी और राजनीतिक हथकंडे अपनाकर सूरदास को दबाने की कोशिश करते हैं। कहानी में हिंदू मुस्लिम एकता, किसानों का संघर्ष और औद्योगिकरण से होने वाले सामाजिक बदलाव दिखाए गए हैं। अंत में सूरदास शारीरिक रूप से पराजित हो जाता है लेकिन नैतिक रूप से विजयी रहता है। उसकी जमीन और सत्य की रक्षा का संकल्प अमर हो जाता है। धन्यवाद।